बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे खैर आफियत से होंगे। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3। पिछली क्लास में हम क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 कर रहे थे और हमने देखा था कि किस तरह से अगर हमारे पास दो डिफरेंट लैंग्वेजेस की रेगुलर एक्सप्रेशंस गिवन हों तो हम किस तरह से उन लैंग्वेजेस के दरमियान यूनियन करते हैं और यूनियन करके रिजल्टिंग डीएफए बना सकते हैं। उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे आज और वी विल डिस्कस दैट। ओके जी, ओवर हियर हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि मैंने एक A4 साइज पेज पे सॉल्व की है। बिफोर वी मूव ऑन टू एग्जांपल्स, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा कि क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 क्या है। ओके जी हमने ये कहा था क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 में कि अगर हमारे पास किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो, आर ई का मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हम उस लैंग्वेज के लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं जो कि उस रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता होगा। अब हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो तीन तरह की शक्लों में पाई जाती हैं। पहली वेरिएशन जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस की वो कुछ इस तरह से कि हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी और एक और रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, ये डिफरेंट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिफरेंट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और हम इन दोनों के दरमियान प्लस ऑपरेटर लगा दें, यानी कि RE1 प्लस RE2, और ये जो रिजल्टिंग एक एक्सप्रेशन आएगी दिस विल बी अ न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसमें ये जो प्लस ऑपरेटर है ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी इस चीज को देखा था। एक और वेरिएशन हमारे पास होती है जिसमें हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन को दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कंकैटिनेट करते हैं। ये जो डॉट सिंबल है इसका मतलब है कंकैटिनेशन। RE1 जो कि एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, RE2 जो एक और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है, इन दोनों के दरमियान हमने कंकैटिनेशन की। तीसरी वेरिएशन ये है कि हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होगी और हम उसके ऊपर क्लीन स्टार क्लोजर अप्लाई करें, यानी कि हम उस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर लें। तो हम इन तीनों वेरिएशंस को वन बाय वन देखेंगे अपने क्लीन्स थ्योरम के पार्ट 3 में। लास्ट लेक्चर जो था दैट वाज अबाउट द यूनियन ऑफ टू लैंग्वेजेस, उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे आज और उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को फर्दर देखेंगे। ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट इमेज फाइल। इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर लेता हूँ। ओके जी, बिफोर वी मूव ऑन टू एन एग्जांपल अगेन, यहाँ पर थोड़ी सी फर्दर इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है रिगार्डिंग द यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशंस, RE1 प्लस RE2, जिसको हम RE1 यूनियन RE2 भी लिख सकते हैं। ये जो यूनियन का ऑपरेशन है, जैसे लास्ट लेक्चर भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेट थ्योरी में यूनियन होता है। सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं A और B। सेट A में ये 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और सेट B में 2 5 6 और 7। जब मैं A यूनियन B करता हूँ, यानी कि इन दोनों सेट्स को कंबाइन करता हूँ, तो रिजल्ट में मेरे पास जो सेट बनकर आता है उसमें सेट A के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। इसके अलावा सेट बी के भी तमाम एलिमेंट्स होंगे। 2 जो कि ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 6 7 वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली हमारे पास अगर कोई दो लैंग्वेजेस हो, सपोज ये दो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास
फर्स्ट लैंग्वेज, दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज जिसको हमने RE1 बोला. दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज जिसको हमने RE2 बोला. ओके जी, ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज है? ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आती हैं जिनके स्टार्ट में जिनका पहला कैरेक्टर विल ऑलवेज बी ए. ये जो कांस्टेंट ए है ये हमें शो करता है कि पहला कैरेक्टर इस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी, जितने भी वर्ड्स आएंगे इस लैंग्वेज में, उनका पहला कैरेक्टर विल ऑलवेज बी ए. सिमिलरली RE2 पे जब मैं आता हूँ तो आई कैन सी दैट कि ये एक ऐसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आती हैं जिनका आखिरी कैरेक्टर बी होगा. तो ये अगर हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं और जब मैं RE1 और RE2 का यूनियन करूंगा यानी कि RE1 प्लस RE2, तो मेरे पास बनने वाली नतीजे में जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगी that will be this regular expression plus this regular expression. और उससे जो DFA बन के सामने आएगा, it will accept all the strings which are accepted by this language, यानी कि वो तमाम strings जिनमें पहला character A है, and it will also accept all those strings which are represented by this regular expression, यानी कि वो तमाम strings जिनके end पे B आता है. Okay, let's move to the next image file. Okay, so this is the next image file that we have. Now we are going to take the union of the two languages. जिन languages का भी हमने जिक्र किया, RE1 plus RE2. RE1 क्या थी? तमाम तर वो strings जिनका पहला कैरेक्टर A है. RE2 क्या थी? तमाम तर वो strings जिनका आखिरी कैरेक्टर B है. सो जब मैं इनके दरमियान प्लस करूंगा तो मेरे पास रिजल्टिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगी वो ये वाली होगी, RE1 प्लस RE2. ओके जी, नाउ व्हाट वी नीड टू डू. सबसे पहला काम, जब हमने इन दोनों लैंग्वेजेस का यूनियन करना है तो मुझे पहली रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट भी DFA चाहिए, दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट भी DFA चाहिए. So what we have over here is the DFA for this regular expression. वो तमाम तर स्ट्रिंग्स जिनका स्टार्ट A से होता है यानी कि जिनका पहला कैरेक्टर A होगा, उसके अगेंस्ट जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी जिसमें तीन स्टेट्स हैं A, B एंड C. स्टेट A मेरी इनिशियल स्टेट है, स्टेट B मेरी फाइनल स्टेट है. Okay, now let's look at the finite automata for the next language. Okay जी, ये आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट लैंग्वेज थी जिसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आती हैं जिनका आखिरी कैरेक्टर B है, उसके लिए जो DFA बनेगा उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी. और इस DFA में टोटल दो स्टेट्स हैं, 1 और 2. स्टेट 1 ये जो इनकमिंग एरो है ये हमें बता रहा है कि स्टेट 1 इनिशियल स्टेट है, स्टेट 2 जो कि डबल एनसर्कल हुई है ये फाइनल स्टेट है. यही दोनों DFAs मैंने दोबारा से रीड्रॉ किए यहाँ पे. और अगेन जो हमने उस दिन अपने लेक्चर में देखा कि हम यूनियन कैसे करते हैं, अगेन उसी प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे. थोड़ी सी ये इमेज इतना क्लियर नहीं है, बट स्टिल वी शुड हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल. हमने कहा था कि जब हम दो लैंग्वेजेस के दरमियान यूनियन करते हैं तो पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि दिस लैंग्वेज, सपोज दिस इज L1 एंड दिस लैंग्वेज सपोज दिस इज L2, अगर मैं इनके दरमियान यूनियन करूंगा तो L1 प्लस L2 will always be equal to L2 plus L1. यानी कि यूनियन का प्रिंसिपल जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. लिहाजा मैं अगर दिस particular language L1 union this particular language L2 करूं तो उसका जो रिजल्ट आएगा that will always be equal to L2
यूनियन L1। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब मैं इनका यूनियन करूंगा और जो मेरे पास रिजल्टिंग DFA बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आ सकती हैं मैक्सिमम। तो दैट वुड बी नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ दिस DFA, दैट इज 1 2 3 मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ दिस DFA, दैट इज 1 and 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स टोटल पॉसिबल स्टेट्स जो मैक्सिमम बन सकती हैं वो 6 होंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो DFA है हम L1 प्लस L2 कर रहे हैं, यानी कि DFA1 प्लस DFA2। लिहाजा हमने क्या किया, हमने DFA1 की जो इनिशियल स्टेट है दैट इज A और DFA2 की जो इनिशियल स्टेट है दैट इज 1, उसको कंबाइन कर लिया, A,1 कंबाइन कर लिया और हमने स्टेट को नाम दे दिया Z1। वो नाम विजिबल नहीं है क्योंकि तस्वीर शायद प्रॉपरली मैं नहीं खींच सका, बट दिस A,1 should be equal to Z1। ओके जी, अब हमने क्या करना है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमें सिर्फ ये पता है कि हमारी इनिशियल स्टेट Z1 क्या होगी। Z1 will be a combination of the initial state of first DFA and the initial state of second DFA। अब सबसे पहले हमने इस A स्टेट के ऊपर इनपुट A को रीड करना है। तो A स्टेट पर गए, इनपुट A रीड किया, हम कहाँ आए, B पर आ गए, तो हमने B लिख दिया। फिर हमने स्टेट 1 पर इनपुट A को रीड करना है। जब स्टेट 1 पर हमने इनपुट A रीड किया तो हम 1 पर ही रहे, लिहाजा यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। नाउ B,1 हमारे पास एक न्यू स्टेट आ गई है एंड वी कॉल इट Z2। और ये स्टेट फाइनल क्यों है, ये जो प्लस सिंबल है दैट शोज कि Z2 इज अ फाइनल स्टेट। क्यों फाइनल है, बिकॉज एक ये जो B,1 है इस कॉम्बिनेशन में स्टेट B जो है वो फाइनल थी, वी कैन सी दैट, डबल आंसर कर ले यहाँ पे। लिहाजा इसके फाइनल होने की वजह से ये जो रिजल्टिंग स्टेट आई Z2, हमने इसको फाइनल बना दिया। ओके जी, देन हमने इस स्टेट A पर इनपुट B रीड किया। जब A पर हमने B रीड किया तो वी एंड अप गोइंग टू स्टेट C, सो हमने यहाँ पर C लिख दिया। देन हमने स्टेट 1 पर इनपुट B रीड की, जब 1 पर B रीड किया तो वी एंड अप गोइंग टू 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब हमारे पास एक नई स्टेट आ गई जो कि कॉम्बिनेशन है C,2 का, हमने इसको नाम दे दिया Z3। और ये क्यों फाइनल है, बिकॉज C,2 में ये जो 2 है ये फाइनल स्टेट थी, वी कैन सी ओवर हियर, इसकी वजह से Z3 इज फाइनल। ओके जी, नाउ वी आर डन विद Z1, इनिशियल स्टेट Z1, वी आर डन विद दैट। तो हमारे पास जो न्यू स्टेट्स आई उनमें Z2 है और Z3 है, सो सेम एक्टिविटी वुड बी डन विद Z2। सो हमने यहाँ पर Z2 लिखा, that is basically B,1। ओके, अब ये जो B,1 है जो Z2 स्टेट है जो कि फाइनल है, इस B,1 में भी अगेन हम B पर इनपुट A रीड करेंगे और फिर हम 1 पर भी इनपुट A रीड करेंगे। जब B पर हमने A इनपुट रीड की तो वी कैन सी दैट कि B पर जो A है दैट कीप्स अस ऑन B, लिहाजा वी विल स्टे ऑन B। 1 पर जब हमने इनपुट A रीड की तो वी कैन सी दैट कि दैट कीप्स अस ऑन 1, दैट मीन्स कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया, B,1 जो कि पहले आ चुका था और उस स्टेट का क्या नाम था, Z2, लिहाजा हमने वही नाम दे दिया। फिर हमने स्टेट B पर इनपुट B रीड की, स्टेट B पर जब इनपुट B रीड की वी कैन सी दैट वो भी लूप बैक कर रहा है B के ऊपर, लिहाजा वी एंड अप गेटिंग B। फिर हमने 1 के ऊपर इनपुट B रीड की, 1 पर जब B रीड करते हैं वी एंड अप गोइंग टू स्टेट 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ओके जी, सो वी गेट B,2। ये पहले नहीं आई, लिहाजा इसको हमने Z4 नाम दे दिया। और क्योंकि हमारे पास स्टेट B भी फाइनल है, स्टेट 2 भी फाइनल है, लिहाजा Z4 को हमने फाइनल बना दिया।
Now we move to Z3 which is C, 2. यहाँ पर आपने Z3 भी साथ लिखना है because image कटा हुआ है, properly नहीं है, लिहाजा आपको नजर नहीं आ रहा. Otherwise you have to write it down equals to Z3 and Z3 is a final state. So same activity, C के ऊपर input A read होगी, we will stay on C. 2 पर input A read होगी, we will go back on 1. C, 1 हमारे पास एक new state आएगी. Let's call it Z5. क्योंकि ना तो C फाइनल है ना ही 1 फाइनल है. We can see that ना C फाइनल है ना ही 1 फाइनल है, लिहाजा ये जो Z5 है it will not be a final state. फिर C के ऊपर हम B रीड करेंगे. जब C पर B रीड किया we still stay on C, लिहाजा C आ गया. और जब 2 पर B रीड किया तो we stay on 2, लिहाजा यहाँ पर 2 आ गया. Again we get C, 2. C, 2 कौन सी स्टेट है? Z3. एंड इसमें क्योंकि हमारे पास 2 है जो कि फाइनल है, लिहाजा Z3 शुड बी फाइनल, तो इट इज फाइनल. अब हमारे पास न्यू स्टेट आ गई Z4, दैट इज B, 2. सो अगेन सेम एक्टिविटी, पहले हम B के ऊपर A रीड करेंगे. जब हमने B पर A रीड किया तो वी कैन सी दैट कि वी स्टे ऑन B, लिहाजा वी विल स्टे ऑन B. फिर हमने 2 के ऊपर इनपुट A रीड की, so when we read A on 2 we go to 1. That means we end up going to a state which is a combination of B and 1. और B, 1 कौन सी स्टेट है? Z2, so we call it Z2. B पर हम फिर इनपुट B रीड करते हैं. We can see that कि आप जब B पर B रीड करते हो तब आप स्टेट B पर रहते हो, लिहाजा you end up writing state B over here. फिर आपने 2 पर इनपुट B रीड की. जब आप 2 पर इनपुट B रीड करते हो आप 2 पर ही रहते हो, लिहाजा you end up getting 2 over here. B, 2 भी पहले स्टेट आ चुकी है which was Z4, लिहाजा वही नाम दिया, it should be a final. फिर Z5 बच गई, that is C, 1. कंप्लीट नहीं नजर आ रही, this is Z5 C, 1. तो हमने C, 1 में पहले C के ऊपर इनपुट A रीड की. जब C पर इनपुट A रीड की तो we stay on C, so we can see that we stay on C. जब 1 के ऊपर इनपुट A रीड की तो we stay on 1, so we can see that कि we stay on 1. So C, 1 कौन सी स्टेट है? Z5. Similarly C, 1 ये जो Z5 स्टेट है इसमें C पर हमने इनपुट B रीड की. जब B रीड की तो we stay on C, लिहाजा we will have C over here. Sorry, over here. Then हमारे पास 1 था, 1 के ऊपर हमने B रीड किया, we end up going to 2, लिहाजा we can see that कि we end up going to 2. C, 2 कौन सी स्टेट थी? Z3. So हमारे पास टोटल स्टेट्स कितनी बनी? 5. हमने इन 5 स्टेट्स में कितनी फाइनल स्टेट्स हैं हमारे पास? हमारे पास Z2 फाइनल है, 3 फाइनल है, 4 फाइनल है और Z5 फाइनल नहीं है और Z1 जो है वो इनिशियल स्टेट है. सो इस टेबल को, इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए हमने नेक्स्ट इमेज में वी कैन सी दैट हमने नेक्स्ट इमेज में हमने ट्रांजिशन टेबल की मदद से ग्राफ बना लिया. ट्रांजिशन टेबल में टोटल 5 स्टेट्स बनी थी, Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5. Z2, Z4 और Z3 फाइनल स्टेट्स थी, लिहाजा डबल अनसर्कल्ड हैं. Z1 इनिशियल थी, इनकमिंग एरो से पता लग रहा है, और Z5 ना तो फाइनल थी ना ही ये इनिशियल स्टेट थी, लिहाजा इट इज जस्ट एन इंटरमीडिएट स्टेट. और उस टेबल को देख के वी एंडेड अप गेटिंग दिस ट्रांजिशन, दिस डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. अब हमारे पास कौन सी 2 लैंग्वेजेस थी जिनका ये कॉम्बिनेशन था? एक वो लैंग्वेज जिसके स्टार्ट में हर एक कैरेक्टर A था और एक वो लैंग्वेज जिसके एंड पर कैरेक्टर B आता था हर स्ट्रिंग में. लिहाजा हमारा ये जो DFA है, it should accept all those strings which start with character A and should also accept all those strings which end on character B. तो अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन 1 की बात करूं जिसमें तमाम तर वो स्ट्रिंग्स जिनका स्टार्ट A पर होता था, उनमें से मैं कोई स्ट्रिंग ले लेता हूं, सपोज जस्ट A, तो दैट गोज टू अ फाइनल स्टेट.
सपोज ए के बाद बी आया, ए आया दोबारा, वी विल स्टे ऑन फाइनल स्टेट। ए के बाद बी आ जाता है, वी विल गो टू अनदर फाइनल स्टेट। उस बी के बाद बी आए या ए आए, हम लोग फाइनल स्टेट्स पर ही रहेंगे क्योंकि पहला कैरेक्टर ए था। सिमिलरली अगर किसी लैंग्वेज का पहला कैरेक्टर ए ना हो, बी हो, जिसका लास्ट कैरेक्टर बी हो, वो तमाम स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो सपोज मेरे पास स्ट्रिंग आ गई जो कि बी से स्टार्ट होती है, जस्ट बी, इट वुड बी एक्सेप्टेड। बी के बाद बी आए, इट वुड बी एक्सेप्टेड। बी के बाद अगर ए आए तो अकॉर्डिंग टू सेकंड डीएफए इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि सेकंड जो लैंग्वेज थी उसके मुताबिक आखिरी कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो अगर बी के बाद ए आए, इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, मगर जो ही बी आएगा दैट वुड बी एक्सेप्टेड। सो वी कैन सी दैट कि ये जो बोथ हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस थी RE1 और RE2, उनको कंबाइन करके जो DFA बनता है दैट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। दिस इज वेरी सिंपल। वी हैव गॉट अनदर एग्जांपल ओवर हियर। Okay, again in this example we have got two regular expressions, RE1 and RE2। ये RE1 है जिसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आएंगी। ये किस किस्म की लैंग्वेज है? वो लैंग्वेज जिसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आएंगी जिनका पहला कैरेक्टर ए होगा और आखिरी कैरेक्टर बी होगा, यानी कि मिनिमम स्ट्रिंग ऑफ दिस लैंग्वेज वुड बी ए बी। और ये जो लैंग्वेज है ये वो लैंग्वेज है जिसमें पहले दो कैरेक्टर ए होंगे, यानी कि लैंग्वेज दैट विल कंटेन ऑल दो स्ट्रिंग्स जिन स्ट्रिंग्स के पहले दो कैरेक्टर डबल ए होंगे। पहला कैरेक्टर भी ए होगा, दूसरा कैरेक्टर भी ए होगा, उसके बाद whatever we get उससे फर्क नहीं पड़ता। So we want to take the union of these two languages. So we will do that. उससे पहले हमने इन लैंग्वेजेस को यहाँ डिफाइन किया हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप की लैंग्वेजेस हैं। ओके जी। So now we move to the extra. Okay जी, now we move to the DFAs of these languages. So this is the DFA for the first language. वो लैंग्वेज जिसका पहला कैरेक्टर ए और आखिरी कैरेक्टर बी है, ये उसका DFA। और जो सेकेंड लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज थी जिसका स्टार्ट डबल ए से होता है, ये उसका DFA। ओके जी, सिंस वी आर डूइंग द यूनियन, सो अगेन पहले DFA की इनिशियल स्टेट और सेकेंड DFA की इनिशियल स्टेट को हम कंबाइन कर लेंगे, 1, A, वी कॉल इट Z1, और ये हमारी इनिशियल स्टेट है। इस Z1 पर हमने A को रीड करना है, फिर इस Z1 पर हमने B को रीड करना है। Z1 पर A को रीड करने का मतलब है 1 पर A रीड करो, A पर A रीड करो। तो सबसे पहले मैंने 1 के ऊपर इनपुट A रीड की, तो मैं कहाँ गया? 2 पर। I wrote 2 over here। फिर मैंने A पर इनपुट A रीड किया, I went to B, I wrote B over here। तो मेरे पास एक नई स्टेट बन गई 2, B। इसको मैंने नाम दे दिया Z2। ये जो Z2 है ये फाइनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो 2 स्टेट फाइनल थी ना ही B स्टेट फाइनल थी। ना 2 फाइनल थी ना B फाइनल थी, लिहाजा Z2 इज नॉट अ फाइनल स्टेट। ओके जी, फिर 1 पर हमने इनपुट B रीड करनी है, 1 पर B रीड किया, वी एंडेड अप गोइंग टू 4। फिर हमने A पर इनपुट B रीड की, वी एंडेड अप गोइंग टू D, 4, D। अब ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट स्टेट, वी कॉल इट Z3। ये भी फाइनल नहीं है क्योंकि ना 4 फाइनल है ना ही D फाइनल है, ना 4 फाइनल है ना D फाइनल है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या बनी? Z2, दैट इज 2, B, सो वी रोट ओवर हियर 2, B। सेम एक्टिविटी करेंगे, 2 पे इनपुट A रीड करेंगे, 2 पर हमने A रीड किया, वी स्टेड ऑन 2, वी स्टेड ऑन 2। B पर हमने जब इनपुट A रीड की, वी वेंट टू C, वी वेंट टू C। तो हमारे पास न्यू स्टेट आई 2, C, वी कॉल इट Z4। और क्योंकि इसमें C फाइनल है लिहाजा Z4 विल बी फाइनल। सिमिलरली 2 के ऊपर हमने इनपुट B रीड की, तो हमने जब 2 पर B रीड किया, वी एंडेड अप गोइंग टू 3, सो वी एंडेड अप गोइंग टू 3। और B के ऊपर जब हमने इनपुट B रीड की, वी एंडेड अप गोइंग टू D, सो वी हैव रिटन D ओवर हियर। न्यू स्टेट आ गई 3, D। 3, D will be Z5, और क्योंकि 3 फाइनल है
लिहाजा Z5 will be final as well. Okay जी, then we have got 4 comma D. 4 comma D is Z3, so हमने Z3 लिखी. किस चीज का कॉम्बिनेशन है? 4 और D का. 4 comma D. सेम एक्टिविटी करेंगे. 4 पर इनपुट A रीड करेंगे. 4 पर इनपुट A रीड किया तो हम 4 पर ही रहे. सो वी रोट 4 ओवर हियर. फिर हमने D के ऊपर इनपुट A रीड की. D पर ही रहे. सो हमने लिखा D. 4 comma D कौन सा है? यही स्टेट है जिसका क्या नाम है? Z3. फिर हमने 4 पर इनपुट B रीड की. 4 पर B रीड किया. वी स्टेड ऑन 4. फिर हमने D के ऊपर इनपुट B रीड की. वी स्टेड ऑन D. तो अगेन वी गेट 4 comma D, जो कि कौन सी स्टेट है? Z3. अब हमारे पास Z4 आ गई. Z4 was 2 comma C, so we wrote 2 comma C. अगेन सेम एक्टिविटी करेंगे. 2 पर इनपुट A आई तो कहाँ जाएंगे? 2 पर इनपुट A आएगी तो 2 पर ही लूप बैक करेंगे. तो यहाँ पर 2 पर आ गए. C पर इनपुट A आएगी तो वी विल स्टे ऑन C, तो हमने C लिख दिया. 2 comma C पहले आ चुकी है. क्या नाम है? Z4. फिर 2 पर हमने इनपुट B रीड की. जब हमने 2 पर इनपुट B रीड की, वी एंडेड अप गोइंग टू 3. हमने लिख दिया 3. फिर हमने C पर इनपुट B रीड की. वी स्टेड ऑन C. हमने लिख दिया C. अब ये जो 3 comma C है ये पहले नहीं आई थी, लिहाजा इसका नाम हमने चेंज कर दिया. इसको हमने नाम Z6 दे दिया. न्यू नाम दिया. न्यू स्टेट है क्योंकि ये, और इसमें बिकॉज 3 फाइनल है इस वजह से Z6 शुड बी फाइनल. ओके जी. फिर Z4 हो गया. फिर Z5 आ गया. Z5 क्या था? Z5 था 3 comma D, सो हमने 3 comma D लिख दिया. सेम एक्टिविटी करेंगे. 3 पर अब हम इनपुट A रीड करेंगे. 3 पर इनपुट A रीड किया हमने तो हम कहाँ गए? हम लोग 2 पर चले गए. लिहाजा 3 पर जब इनपुट A रीड हुई हम कहाँ गए? 2 पर गए. D पर जब इनपुट A रीड हुई वी स्टेड ऑन D, तो वी स्टेड ऑन D. 2 comma D पहले नहीं आया, सो वी कॉल्ड इट Z7. ना 2 फाइनल है ना D फाइनल है, लिहाजा Z7 फाइनल नहीं होगी. फिर इसी तरह 3 के ऊपर हमने इनपुट B रीड की. 3 पर जब इनपुट B रीड की वी स्टेड ऑन 3, सो वी स्टेड ऑन 3. और जब हमने D के ऊपर इनपुट B रीड की तो हम D पर ही रहे, सो वी स्टेड ऑन D. 3 comma D पहले आ चुका है. क्या नाम था? Z5, सो वही नाम दे दिया. फिर हमारे पास Z6 आ गई. Z6 कौन सी स्टेट थी? 3 comma C. हमने 3 comma C लिख दिया. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है. देखें ये जो 3 है और ये जो 3 है ये सेम 3 है, कोई फर्क तो है नहीं. तो बजाय इसके कि मैं 3 comma C को जब असेस करूं और मैं बजाय इसके कि दोबारा ऊपर जाऊं और ग्राफ को देखूं, मैं यहाँ से देख सकता हूं कि जब इस वाले 3 पर A आया था तो मैं कहाँ गया था? 2 पर. लिहाजा जहरी बात है इस 3 पर भी जब A आएगा मैं कहाँ जाऊंगा? 2 पर ही जाऊंगा. सो मैंने 2 लिख दिया. सिमिलरली ये क्या है? C है. ये भी C है. इस C पर जब A आया था कहाँ गया था? C पर गया था. लिहाजा इस C पर भी जब A आएगा C पर ही जाऊंगा. तो रिजल्ट क्या आया? 2 comma C जो पहले आ चुका है. क्या नाम था? Z4. इससे क्या हो रहा है? हम अपना टाइम बचा रहे हैं. बजाय इसके कि बार बार मैं ग्राफ को देखूं और वहां से चेक करूं, क्योंकि ये स्टेट्स पहले अकर हो चुकी हैं, हमारे पास वर्किंग में आ चुकी हैं और इनका रिजल्ट मुझे पता है. लिहाजा अगर मैंने टेबल में कोई गलती नहीं की तो मैं टेबल से देख के रिजल्ट यहाँ लिख सकता हूँ. सिमिलरली 3 पर जब B आएगा तो क्या होगा? यहाँ पर जब 3 था उस पर B आया था तो हम कहाँ गए थे? 3 पर ही गए थे. सो अभी भी 3 पर जब B आएगा वी विल स्टे ऑन 3. C पर जब B आए तो कहाँ जाएंगे? इस C पर जब B आया था तो वी स्टेड ऑन C. तो सारी बात है C पर जब B आएगा वी विल स्टे ऑन C. तो न्यू स्टेट क्या आई? 3 comma C जो कि पहले आ चुकी है. क्या नाम है? Z6. ओके जी. देन वी मूव टू Z7 दैट इज इक्वल टू 2 comma D. 2 comma D हमने देख लिया. अब इसमें 2 पे A आएगा तो कहाँ जाएंगे? वी हैव सीन दैट 2 पर A आया था तो हम 2 पर ही रहे थे, सो हम 2 पर ही रहेंगे. D पर A आएगा तो कहाँ जाएंगे? वी हैव सीन दैट D पर जब A आया था तो हम D पर रहे थे, D. तो 2 comma D पहले आ चुका है, दैट इज Z7 itself. सिमिलरली अब आप 2 पर B को रीड करेंगे. 2 पर जब B रीड हुआ था आप कहाँ गए थे? 3 पर. तो अभी भी आप 3 पर जाएंगे. और D पर जब B रीड होगा तो कहाँ जाएंगे? D पर जब B रीड हुआ था D पर ही रहे थे तो अभी भी D पर ही रहेंगे.
3,D पहले आ चुका है, दैट इज Z5. सो दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनी, 7 स्टेट्स बनी. और इन 7 स्टेट्स में से हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स फाइनल हैं? हमारे पास Z4 फाइनल है, Z5 फाइनल है, Z6 फाइनल है, एंड दैट्स इट. ओके जी, अब हमने इस टेबल को देखना है और इस टेबल को देख के हमने अपना DFA बना लेना है. सो हियर वी हैव DFA. ये हमारा DFA है, जिस DFA में टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 7. Z1 है, 2 है, 3 है, and then we have got, wait a second, we have got 4, we have got 5, we have got 6, and we have got 7. और हमने उस टेबल को देख के ये DFA बना लिया. एंड आई वांट कि आप लोग इसको खुद से एक दफा देखिएगा कि क्या ये RE1 जो थी हमारे पास इस एग्जाम्पल के लिए, और जो RE2 थी इस एग्जाम्पल के लिए, क्या ये DFA उन REs की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर तो नहीं कर रहा, देन वी मस्ट हैव डन सम मिस्टेक. अगर करता है तो दैट इज गुड, देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके जी, लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल. लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल. ये तो हमारे पास प्रोबेबली पहले वाला इमेज आ गया है जो हम कर चुके हैं डील ऑलरेडी. लेट मी सी, इसको भी हम डील कर चुके हैं. ओके okay, well, we have done that. We have got 2 examples over here. My mistake, I thought कि हमने 3 examples solve किए, but we have got only 2 examples over here. तो ये 2 examples हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर पर इनको देखें. अगर ये इतनी क्लियर नहीं है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली मुझसे क्लास टाइमिंग में MS Teams पे पूछ सकते हो. बट आई होप कि इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, because this is very simple and there is nothing difficult about it. तो I want कि आप ये घर में प्रैक्टिस करो और खुद से रेगुलर एक्सप्रेशंस लो, खुद से लैंग्वेजेस लो, उन लैंग्वेजेस की DFAs बनाओ और उनका फिर यूनियन करो. हाँ, एक काम मैं आपसे चाहूंगा आप करें. हमने इन सारी एग्जाम्पल्स में RE1 प्लस RE2 किया है. मैं चाहूंगा कि आप ये जो 2 एग्जाम्पल्स आज हमने सॉल्व किए हैं, घर पे बैठ के फॉर द प्रैक्टिस सेक बिना देखे RE2 प्लस RE1 करें. क्योंकि यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लिहाजा RE2 प्लस RE1 का रिजल्ट वही आएगा जो RE1 प्लस RE2 का आता है. फर्क सिर्फ इतना होगा जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. लेट मी क्लैरिफाई दैट अगेन. मैं इधर से बताता हूँ आपको, इस वाले से, कि जब आप DFA2 जो कि RE2 को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस DFA1 जो RE1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आप DFA2 प्लस DFA1 करोगे तो आपके पास जो इनिशियल स्टेट होगी दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ DFA2 एंड इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1. यानी कि बजाय 1, A लिखने के यू विल राइट A,1. तो यहाँ पर A,1 आएगा. उसका रिजल्ट हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पर 2, B रिजल्ट आया हुआ है, तो उसका रिजल्ट हमारे पास 2, B नहीं आएगा बल्कि B,2 आएगा. ये अपनी पोजीशंस को स्वैप कर लेगी. सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, D,4 पोजीशंस वुड बी स्वैप्ड. बाकी जो टेबल है वो एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, यही स्टेट्स बनेंगी, सिर्फ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस हैं इनमें पोजीशंस स्वैप हो जाएंगी. सो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको इम्प्लीमेंट करें और ड्रॉ करें और इंशाल्लाह होपफुली यू विल फाइंड नो प्रॉब्लम विद दैट. दीज आर वेरी सिंपल, वेरी इजी. जो अगला हमारा इंशाल्लाह लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग द कंकेटिनेशन ऑफ 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो कि सेकंड वेरिएशन है क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 की, जिसमें हम 2 REs लेंगे, उन REs की DFAs बनाएंगे जैसे यहाँ पर हमने बनाए, और फिर हम उनको आपस में कंकेटिनेट करेंगे. तो दैट वुड बी आवर नेक्स्ट लेक्चर, और उसकी भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे क्योंकि उसके अपने अंदर कुछ वेरिएशंस हैं, उनको भी हम एक एक करके देखेंगे. कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा ट्रिकी है और समझने वाला है, तो उसमें आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा.
बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल, और कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। और थैंक यू वेरी मच जी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड और टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।